नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। हम लेके आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश की जो लाइनमैन भर्ती है उसके लिए निःशुल्क यूट्यूब पर क्लासेस। ये हमारी 9th क्लास है जिसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डीसी धारा। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन को बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं डीसी करंट, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट या डीसी धारा। अब डायरेक्ट करंट होता क्या है? तो वह विद्युत धारा जिसका मान और प्रवाह की दिशा समय के साथ हमेशा क्या रहती है? नियत। यानी ऐसा करंट जिसका करंट की वैल्यू और डायरेक्शन हमेशा सेम होती है, ऐसा करंट को हम कौन सा करंट कहते हैं? डीसी, डायरेक्ट करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट कई प्रकार के होते हैं, जिसे शुद्ध यानी प्योर डीसी होता है, वेरिएबल परिवर्तनीय डीसी होता है, पल्सेटिंग यानी पल्स के रूप में चलता है। पर इनकी प्रवाह की दिशा जो यानी डायरेक्शन है वो अलग अलग होती है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से होती है। तो ये तीनों डायग्राम आपको दिखाए गए हैं। पहला है ये जो डायग्राम है प्योर डीसी का है, ये प्योर डीसी का। ये दूसरा है वेरिएबल डीसी का, वेरिएबल डीसी किस प्रकार से चलती है? इस प्रकार से। तीसरा है हमारा पल्सेटिंग, पल्सेटिंग किस प्रकार से? इस प्रकार से पल्सेटिंग, यानी थोड़ी सी उसमें से पल्स आने लग जाती है, एसी के नेचर आने लग जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो डीसी की वेव, तो हम डीसी की वेव कितने प्रकार की होती है? तो पहला होता है प्योर डीसी, जिसे हम सुनते हैं शुद्ध डीसी। शुद्ध डीसी का उत्पादन जैसे जनरेटर, सेल और बैटरी और डायनामो। यानी जो डीसी, ये जो प्योर डीसी होती है, यानी प्योर डीसी का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है। यानी डायरेक्ट यानी करंट टाइम के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज या करंट होता है उस डायरेक्शन यानी सेम होती है और चेंज नहीं होता। तो इस प्रकार को करंट को हम कौन सा बोलते हैं? डीसी करंट। तो ये किससे मिलता है? तो आपको जनरेटर से मिलेगा, सेल से मिलेगा, बैटरी से, डायनामो। ये सब जो भी डेवलप करते हैं, ये जनरेशन करते हैं, कौन सा करते हैं? प्योर डीसी। दूसरा होता है अपना वेरिएबल डीसी। वेरिएबल डीसी किससे प्राप्त होता है? चॉपर से। चॉपर एक इक्विपमेंट आता है जिससे हम वेरिएबल डीसी प्राप्त करते हैं। अब वेरिएबल डीसी का वेवफॉर्म कैसे होती है? तो इस प्रकार से होती है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। ये वेरिएबल डीसी की वेवफॉर्म ग्राफ होता है। अगला होता है हमारा पल्सेटिंग डीसी। पल्स रेसिंग का मतलब होता है पल्स के रूप में। अब पल्सेटिंग डीसी क्या होता है? तो पल्सेटिंग डीसी क्या होता है? डायोड रेक्टिफायर द्वारा प्राप्त गई डीसी। यानी जब हम एसी करंट को डीसी करंट में बदलते हैं तो जो हमको करंट मिलता है वो हमारा पल्सेटिंग डीसी होता है। तो ये कैसा होता है पल्सेटिंग डीसी? तो आपको दिख रहा होगा ये ग्राफ पल्सेटिंग डीसी का, कि बार बार क्या होता रहता है? एसी के इसमें कुछ नेचर आ जाता है, इसको बोलते हैं हम पल्सेटिंग डीसी, या आपको पल्स के रूप में बार बार चेंजेस होते दिखेगा। तो आपको समझ में आएगा कि डीसी की वेवफॉर्म कहां बनती है और किससे कौन सा वेवफॉर्म प्राप्त होती है। अगला होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या? विद्युत परिपथ होता क्या? तो जब किसी स्रोत जैसे बैटरी, सेल या जनरेटर, इनके द्वारा निकली हुई करंट विभिन्न उपकरणों से गुजरकर वापस स्रोत के दूसरे संयोजक बिंदु तक पहुंच जाए, इसको हम सर्किट या इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। यानी हमारा कोई भी सोर्स है, जैसे मान लो बैटरी है, सेल है या जनरेटर, इनके द्वारा कोई करंट निकला और करंट निकलने के बाद उपकरण से गुजरकर वापस रिटर्न उस बिंदु तक आ जाए, इसको हम कहते हैं सर्किट। जैसे डायग्राम के माध्यम से समझिए, ये हमारी बैटरियां लगी है, बैटरी से रेजिस्टेंस लगा है, ये स्विच लगा है और ये हमारा लोड लगा है, स्रोत सोर्स लगा है, बल्ब। इनसे सभी से करंट यहाँ से निकलते हुए जा रहा है और यहाँ से होते हुए रिटर्न यहाँ आ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी ये निकलने के बाद रिटर्न अपने स्थान पर आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब अगला हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन कौन होता है। तो सबसे पहले होता है स्रोत, जिसको हम बोलते हैं सोर्स। और ये सोर्स होता क्या है? तो किसी भी इस सर्किट में करंट को भेजने के लिए उपयोग की जाने वाला उपकरण, वो क्या कहलाता है? सोर्स। हम सीधा से बोल सकते हैं जो बैटरी होता है, जो हमारा बैटरी है, डायनामो, जो भी करंट बनाते हैं, तो ये सारे क्या होता है? हमारे सोर्स होते हैं, जो हम किसी सर्किट में हम क्या करते हैं? करंट को भेजते हैं। दूसरा होता है स्विच। परिपथ में बंद या चालू करने के लिए जो उपयोग में ली गई युक्ति होती है वो क्या कहलाती है? हमारा स्विच कहलाती है। ये कंट्रोल युक्ति होती है। अगला होता है हमारा फ्यूज। अब फ्यूज क्या होता है? तो फ्यूज क्या होता है? तो फ्यूज सर्किट में उपस्थित उपकरण को असामान्य अवस्था अतिभार सुरक्षा में क्या करता है? सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है, ना ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। अगला होता है हमारा लोड। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं तो आपको देखने में आसानी रहेगी। लोड होता क्या है? तो लोड क्या होता है? जब कोई उपकरण या कोई भी इक्विपमेंट हमारा कनेक्ट हो सप्लाई से, जैसे फैन घूम रहा है, बल्ब चल रहा है, तो ये सब क्या हो गया हमारे लिए? लोड। मोटर, ये सब क्या हो गया हमारे लिए? लोड। तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन कौन इक्विपमेंट होते हैं। अगला हम पढ़ रहे हैं
सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना। एक तो होता है बंद सर्किट, जिसको बोलते हैं कंप्लीट सर्किट, या इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट। अगला होता है ओपन सर्किट, जिसको बोलते हैं खुला सर्किट। तीसरा होता है शॉर्ट सर्किट, जिसको बोलते हैं लघु सर्किट। चौथा होता है हमारा लीकेज सर्किट। तो आपको समझ में आएगा सर्किट कितने प्रकार के होते हैं। अभी आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि उन लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए जो किसी भी ITI रिलेटेड टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, इसरो, भेल, DRDO, मध्य प्रदेश MP लाइनमैन या राजस्थान हेल्पर, उन सभी के लिए ये आपके लिए कॉमन रहेगा। तो अगला होता है हमारा क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट होता क्या है, जब किसी सर्किट में धारा बिना रुकावट के सुरक्षित गुजरती है, उस सर्किट को हम क्या कहते हैं, बंद सर्किट। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये एक बल्ब लगा, समझिए एक ये बल्ब लगा है, इस बल्ब को मैंने लगा दी है बैटरी, और ये डायरेक्ट इसमें करंट आ रहा है, जा रहा है, करंट आ रहा है, ये बल्ब ग्लो हो रहा है। तो ये कौन सा सर्किट हो गया हमारा, क्लोज सर्किट, जिसमें बिना रुकावट के हमारा करंट फ्लो कंटिन्यू। तो हमारा जो भी उपकरण काम करते हैं, जो भी यदि कोई सप्लाई चल रही है, जैसे अभी ये डिस्प्ले ये जो दिख रही है आपको, ये ऑन है, यानी इसका मतलब ये कौन सा सर्किट से जोड़ी है, क्लोज सर्किट से जोड़ी है। अगला होता है हमारा ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट क्या होता है, तो जब किसी परिपथ का तार टूट जाए, मान लीजिए ये बल्ब था आपका लगा हुआ, और ये बल्ब का यहाँ से बैटरी वही लगी थी, और इसी बैटरी से ये वायर क्या हो गया, टूट गया, यानी करंट आगे फ्लो होगा क्या, नहीं। तो जब करंट आगे फ्लो नहीं हो और हमारा कोई सर्किट क्या हो, बंद हो, यानी खराब हो गया फ्यूज व्यूज, धारा आगे फ्लो नहीं हो रही, ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट या खुला हुआ सर्किट। आपको मोस्ट चीजें IMP जो याद रखनी है कि ओपन सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है, यदि ओपन है तो करंट जाएगा क्या, नहीं, यानी तो करंट को रोकने वाला क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और जो करंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओपन सर्किट में हमारा जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाता है, अनंत, और करंट क्या हो जाता है, जीरो। तो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से ये सारी चीजें होती है, नोट करते जाइए। अगला हमारा होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट जब किसी प्रकार का फेज तार और फ्यूज तार आपस में बिना किसी भार से अधिक भार की स्थिति में जुड़ जाए, यानी ज्यादा या तो ज्यादा लोड पे जुड़ जाए, जिसके कारण उनमें क्या होने लग जाए, ज्यादा धारा प्रवाहित होने लग जाए, इस स्थिति में क्या हो जाता है, हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट में जो करंट होता है, शॉर्ट का मतलब होता है जो करंट का रास्ता, ये डायग्राम से आप देखिए पहले तो, ये बैटरी लगी है, ये शॉर्ट सर्किट, यानी ये बल्ब यहाँ से लोड लगा था, पर ये यहाँ पे नहीं जाते हुए कहाँ चला गया, ये यहाँ पर टच हो गया, और यहाँ पर टच होने के कारण इसका रास्ता क्या हो गया, शॉर्ट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट में होता क्या है, तो शॉर्ट सर्किट में जो करंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे करंट को रोकने वाला ही कोई नहीं था, इसलिए शॉर्ट सर्किट हो गया। तो रेजिस्टेंस याद रखेगा, शॉर्ट सर्किट में का रेजिस्टेंस की वैल्यू, प्रतिरोध की वैल्यू जीरो हो जाती है, और करंट क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। अब दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं परिपथ के अवयव, कौन कौन से अवयव होते हैं सर्किट के, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट या एलिमेंट। तो सबसे पहला होता है एक्टिव एलिमेंट, जिसको बोलते हैं सक्रिय अवयव। ये सक्रिय अवयव होता क्या है, तो सक्रिय अवयव वो होता है जो ऐसे अवयव जो अनंत समय तक स्वतंत्र रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी इन्फिनिट टाइम तक एनर्जी को क्या करते हैं, देते रहते हैं। ऐसे अवयव को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव अवयव, और इनमें एक गुण होता है एम्पलीफाई करने का। तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट या सक्रिय अवयव। कौन कौन से होते हैं, तो वोल्टेज सोर्स हो गया, हमारा करंट सोर्स हो गया, सेल हो गया, बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ऑपरेशन एम्पलीफायर हो गया, और ये सब आदि, ये क्या होते हैं, हमारे एक्टिव एलिमेंट होते हैं। आपको इतनी बात समझ में आया होगा। ऐसे सर्किट जिसमें अन्य परिपथ अवयव के साथ साथ ऊर्जा स्रोत, एनर्जी स्रोत भी लगे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सक्रिय। जो हमारा बैटरी हो गया, सेल हो गया, जनरेटर, जो भी एनर्जी बना रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे एक्टिव एलिमेंट होते हैं। अब इनको चतुर्थांश में रखा जाता है, कैसे पहचानना, तो एग्जाम में आता है टेक्निकल हेल्पर इसमें। तो ये 4 चतुर्थांश होते हैं, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। तो आपको याद रखना है जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो चतुर्थ यानी सेकेंड और फोर्थ में, यानी सेकंड और कौन से चतुर्थांश में होते हैं, फोर्थ में। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताइए ये किस कौन सा एलिमेंट है, एक्टिव है, पैसिव है, या दोनों, या इनमें से कौन सा नहीं, तो ये इन्होंने यहाँ बना दिया इस टाइप से। तो आपको बताना है कि कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड में। तो सेकंड और फोर्थ कौन सा दर्शाता है, या तो सेकंड के दो या फोर्थ, या तो सेकंड या फोर्थ। ये एलिमेंट कौन सा दर्शाता है, ये चतुर्थांश कौन सा दर्शाता है, किसको दर्शाता है, एक्टिव एलिमेंट को। तो आपको समझ में आया होगा। अगला है हमारा पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट क्या होता है, तो इस प्रकार के अवयव जो ऊर्जा प्रदान करने की बजाय खपत करते हैं, यानी जो खर्च करते हैं ऊर्जा को, ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, पैसिव एलिमेंट। अब पैसिव एलिमेंट
ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। जैसे कौन हुआ? प्रेरक। प्रेरक यानी क्या हो गया? हमारा कुंडली। रेजिस्टेंस, आर यानी रेजिस्टेंस। तीसरा होता है हमारा एल, उस कैपेसिटर। संधारित्र यानी कैपेसिटर। ट्रांसफार्मर, बल्ब आदि, ये सब कौन होते हैं? पेसिव एलिमेंट होते हैं। आपको नोट करना है कि ये सारी चीजें एग्जाम में आता है। ये एनर्जी सोर्स, ऐसे नेटवर्क एनर्जी सोर्स इसमें नहीं लगा रहता, यानी ये सब क्या कहलाते हैं? पेसिव एलिमेंट कहलाते हैं। अब पेसिव एलिमेंट को कैसे पहचाने? कौन से क्वाड्रेंट में रहते हैं, तो कौन से चतुर्थांश में रहते हैं? तो ये हमारे फर्स्ट और तीसरे वाले चतुर्थांश में रहते हैं। क्लियर है सभी को? यदि एग्जाम में आए कि बताइए, ये इस टाइप से दे रखा ग्राफ आपको कि बताइए ये कौन से में है, तो ये वाला जो हमारा कौन सा? फोर्थ है। तो फोर्थ है, तो फोर्थ में कौन रहता है हमारा? फोर्थ या फर्स्ट सेकंड में कौन रहता है हमारा? ये रहता है हमारा एक्टिव। और यहां पर कौन रहता है हमारा? यदि ये इसको मैंने ऐसा बना दिया, इस टाइप से बना दिया इसको कि ये हमारा यहां पर इस टाइप से ग्राफ है, तो आपको फर्स्ट हो या थर्ड हो, उसमें कौन सा एलिमेंट रहता है हमारा? पेसिव एलिमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला होता है हमारा रेखीय अवयव, लीनियर कंपोनेंट। लीनियर वे अवयव जिनमें धारा तथा वोल्टेज के मध्य रेखीय संबंध होता है। ये ओम के नियम का पालन करते हैं, यानी ऐसे अवयव जो वोल्टेज और करंट के बीच क्या होता है? लीनियर होता है ग्राफ। यानी दिख रहा होगा वोल्टेज और करंट के ग्राफ दिख रहा होगा, कैसा होता है? लीनियर होता है, एक सीधा जाता है, सीधी रेखा में जाता है। ऐसे ग्राफ जो बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर एलिमेंट या लीनियर कंपाउंड या रेखीय अवयव। अब ये जो ये ग्राफ का पालन करता है उसको हम बोलते हैं ओमीय नियम, यानी ओम के नियम का पालन करने वाले। कौन कौन होता है? जैसे प्रतिरोध होता है, कुंडली होती है और संधारित्र, यानी रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर होता है और हमारा क्या होता है? कैपेसिटर। ये सभी हमारे लीनियर अवयव होते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला होता है नॉन लीनियर कंपोनेंट, अरेखीय अवयव। ये अवयव क्या होते हैं? जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। ऐसे अवयव जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात विद्युत राशि, धारा और वोल्टेज के बीच जो स्लोप होता है वो बार बार बदलता रहता है। जैसे आपने अभी पढ़ा था रेखीय में, उसमें स्लोप एक जैसा रहता है, पर इसमें जो स्लोप होता है वो बार बार क्या होता है? बदलता रहता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर कंपोनेंट या अरेखीय कंपाउंड। जैसे कौन कौन से होते हैं? तो डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, वैक्यूम ट्यूब होता है, ये सब क्या होते हैं? हमारे अरेखीय अवयव। अब ये जो हमारी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ये काम करती है। अब अवयव में देखते हैं हम कौन सा? अरेखीय अवयव या नॉन लीनियर कंपोनेंट क्या होते हैं। तो देखिए, ये करंट और वोल्टेज का ग्राफ है, ये बार बार क्या हो रहा है? बदलते जा रहा है। ये सीधा जाने की जगह क्या हो रहा है? यहाँ से ऊपर जाते जा रहा है, यानी यहाँ पर जो जाना था सीधा स्ट्रेट, पर ये क्या नॉन लीनियर है। तो ऐसा नॉन लीनियर क्या कहलाता? अरेखीय कंपाउंड। ऐसा ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा होता है, जा रहे हैं हम अगला पढ़ने जा रहे हैं अपक्षीय यूनिलेटरल कंपाउंड। अगला हमारा कंपाउंड है यूनिलेटरल, जिसको बोलते हैं अपक्षीय अवयव, यानी एक दिशा अवयव भी इसे बोला जाता है। अब ये होता क्या? ऐसे अवयव जिसका अभिलक्षण धारा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करता है, यानी ऐसे अभिलक्षण जो क्या कहते हैं? जिसमें हम धारा का प्रवाह किसमें होता है? केवल एक दिशा में होता है। जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, एफईटी, एससीआर, थायरिस्टर आदि, ये ऐसे अवयव होते हैं जिनका धारा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, दूसरी दिशा में नहीं होता। जैसे डायोड, ये डायोड है एग्जाम्पल। डायोड में हमेशा धारा होती है फॉरवर्ड बायस, यानी अग्र अभिनति ही करंट फ्लो होता है। रिवर्स बायस में ये क्या होता है? ओपन सर्किट की तरह काम करता है, यानी खुला परिपथ की तरह काम करता है। तो याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा कि जो डायोड में करंट रिवर्स बायस में जो होता है, यानी रिवर्स बायस में करंट ये कि में किस तरह काम करता है? ओपन सर्किट की तरह, और केवल किस में जाता है? फॉरवर्ड बायस में। ये इसका ग्राफ है डायोड का। तो ये देखिए, यहाँ से करंट चला आगे की तरफ, तो ये फॉरवर्ड हो रहा है, पर रिवर्स में ये किसकी तरह काम कर रहा है? ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगला होता है द्विपक्षीय। द्विपक्षीय कौन होते हैं? तो ऐसे अवयव जिनका अभिलक्षण दोनों दिशा में होता है, यानी धारा का प्रवाह दोनों दिशा में हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हम लगाते हैं रेजिस्टेंस को हम कैसा भी लगा दे, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारा घर में हम लगाते पंखे में कैपेसिटर, आप कैपेसिटर में दो वायर रहते हैं, उस वायर को आप इधर लगा दो या इधर लगा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे एलिमेंट जिनको हम धारा का प्रवाह दोनों दिशा में हो सकता है, इसे को हम क्या बोलते हैं? बायलेटरल नेटवर्क। जैसे होता है रेजिस्टेंस, प्रेरक और कैपेसिटर। तो आपको समझ में आया होगा। अगला होता है लम्प्ड पैरामीटर। अब ये क्या होता है? लम्प्ड पैरामीटर ऐसा पैरामीटर जो शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे पैरामीटर को हम क्या कहते हैं? लम्प्ड पैरामीटर कहते हैं। अब ये इसका संपूर्ण जो रिजल्ट होता है उसकी गणना लाइन में किसी एक जगह पर माप लेते हैं। जब ये यानी हमारे जो शॉर्ट ट्रांसमिशन होती है या मीडियम ट्रांसमिशन होती है, उनमें जो पैरामीटर लगे रहते हैं, जो भी इक्विपमेंट लगे रहते हैं, उनको हम सर्किटों में क्या बोलते हैं? लम्प्ड पैरामीटर कहते हैं। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर क्या होता है? ऐसा पैरामीटर जो पूरे परिणाम की
यानी पूरी जो परिणाम होता है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पर हम करते हैं, यानी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज किया जाता है। लॉन्ग में तो नहीं किया जाता, डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता, सॉरी। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लंबी दूरी की लाइनों के लिए इसका यूज किया जाता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला होता है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दो नियम दिए थे कि किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से नियम इसमें काम करता है और इनका काम क्या होता है। अभी तक आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। अब हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम होता क्या है? तो किरचॉफ का नियम होता है जिसे हम बोलते हैं धारा का नियम। किरचॉफ का इसे हम पहला नियम कहते हैं। किरचॉफ का जो करंट का नियम होता है इसको हम पहला नियम कहते हैं। इसे नोड नियम के नाम से भी जानते हैं कि नोड का जो नियम होता है उसको हम किसका नियम कहते हैं? किरचॉफ का करंट लॉ कहते हैं। अब इसे हम एक और नियम के अनुसार जानते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। आपको याद रखना है कि आवेश संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? तो आवेश संरक्षण का नियम ही किसको कहते हैं? किरचॉफ करंट लॉ को। अब ये क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी बिंदु या नोड पे मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? सदैव शून्य होता है। समझिएगा, ये नोड है, ये क्या है? नोड है। नोड से आने वाली धारा और जाने वाली धारा हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। यानी समझना, जैसे ये एरो लगा रहा, ये एरो है, ये क्या बता रहा? जाने वाली। ये भी क्या बता रहा? जाने वाली। ये भी क्या बता रहा? जाने वाली। ये क्या बता रहा? आने वाली। और ये भी क्या बता रहा? आने वाली। तो इस नोड पे आने वाली धारा और जाने वाली धारा क्या होगी? बराबर होगी। जैसे मान लीजिए अब I1 और I2 क्या हो रही है? इस नोड की तरफ आ रही है, तो ये I1 प्लस I2। पर I3 और I4 क्या है? दूर जा रही है। क्या हो रही है? दूर जा रही है। तो ये जो दूर जाने वाली धारा है का कुल योग और आने वाली धाराओं का कुल योग हमेशा क्या होगा? बराबर। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी बताया आपको, जो आने वाली धारा जो I1 और I2 ये हमारी है आने वाली 30 और ये है 20। I1 और I2 कितनी है? 20 और 30। अब मान लीजिए हमारी जो I5 है, I5 है 10, I4 है 20 और I3 भी है 20। तो अब क्या होगा? तो किरचॉफ करंट नियम के अनुसार कि नोड पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। तो यहाँ आने वाली करंट कौन कौन सी है? तो I1 प्लस I2, ये कौन सी है? आने वाली। और जाने वाली कौन सी है? I3, I4 और I5। कोई सी भी हो सकती है, वो एग्जाम में दे सकता है। आने वाली कौन सी थी? 30 प्लस 20, तो कितनी हो गया? ये 50। कितना हो गया? 50। जाने वाली कौन सी थी? तो I3 कितना था? 20। I4 भी कितना था? 20 और I5 कितना था? 10। तो ये भी कितना हो गया? 50। तो आने वाली और जाने वाले हमेशा क्या होती है? बराबर है। इसी को बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। अगला होता है किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। किरचॉफ वोल्टेज नियम के अनुसार इस नियम को हम क्या कहते हैं? मेष का नियम भी कहते हैं या द्वितीय नियम भी कहते हैं। आपको याद रखना, मेष का नियम किसे कहा जाता है? तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को कहता है। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता था, यानी वो किस पे करता था? आवेश संरक्षण पर, और ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी क्लोज सर्किट में विद्युत वाहक बल तथा उस परिपथ में वोल्टेज का पाथ का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य। यानी वही है, ये हमारा ओम्स लॉ आपने यदि पढ़ा होगा तो ओम्स लॉ में आपको पता होगा कि V बराबर क्या होता है? I इंटू R। तो जो इसमें वोल्टेज जो पाथ है, इनका योग है, जो समेशन है, वो क्या होता है? इक्वल होता है। यानी इन दोनों का भाग पार्ट और ये क्या होता है? इक्वल होता है। इसे ही हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगला होता है हमारा पावर। पावर होता क्या है? तो पावर क्या होता है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति। इसे P से व्यक्त करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? पहले तो हम पावर, नॉर्मल पावर, जो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? वाट। पर इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है बच्चों? P बराबर वोल्टेज इंटू करंट। अब वर्क करने की, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। यहाँ काम कौन कर रहा है? करंट को आगे ले जाने वाला कौन होता है? वोल्टेज, यानी पोटेंशियल होता है, विभव होता है। तो ये दो काम कर रहे हैं, करंट और वोल्टेज, यही हमारी क्या कहलाती है? पावर। अब इसके दो सूत्र और होते हैं ओम के नियम से। आपको ओम का नियम पता होगा, V बराबर I इंटू R। यदि आपने नहीं पढ़ा तो हमारी लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप उसको जरूर देखिए। अब हमने यहाँ V की जगह क्या रख दिया? V की जगह हमने रख दिया I इंटू R। तो I इंटू R इंटू I, तो ये क्या बन गया? P बराबर I स्क्वायर, P बराबर I स्क्वायर इंटू R। तो ये एक सूत्र बन गया हमारा। फिर अगला सूत्र कैसे बना सर? ये वाला। तो अगला हमने बनाया इस पे, आपको ओम के नियम से आपने उसको क्या रखा? V बटे I। यहाँ पर रख दिया आपने P बराबर V इंटू I की जगह आपने यहाँ रख दिया। या I का फॉर्म, I को ऐसे ही रखा और R कहाँ आ गया? नीचे आ गया।
तो यहाँ पर v तो ऐसा ही रखा और I का फार्मूला क्या होगा v अपॉन r, तो यहाँ बन गया v स्क्वायर अपॉन r। तो इस प्रकार से ये फार्मूला बना है। तो आपको समझ में आया होगा कि पावर क्या होती है, किस प्रकार से काम होती है। अगला हमारा होता है कि पावर की कौन कौन सी यूनिट होती है, आपको ध्यान रखना। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 एचपी में कितने होते हैं? 746 वाट ब्रिटिश में होते हैं। ये एग्जाम में आता है ये, और ये तो 100% आता है एग्जाम में, बच्चा बहुत कंफ्यूजन है। 1 एचपी में कितने होते हैं? 746 वाट ब्रिटिश। 1 एचपी में कितने होते हैं? 735.5 वाट। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, कि एक अश्व शक्ति कितने वाट होती है। 1 किलोवाट में कितने एचपी होते हैं? तो 1.34 एचपी होती है ब्रिटिश में। 1 किलोवाट में कितने मैट्रिक्स होते हैं एचपी में? तो 1.36 एचपी। ये वाट से ऊपर की जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर, जिसको हम काय में प्रदर्शित करते हैं? एचपी में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में आते हैं ये सारी चीजें। अगला होता है ऊर्जा। एनर्जी किसे कहते हैं? तो कार्य करने की दर को, की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं। तो ई बराबर होता है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, यानी शक्ति गुणित समय। ऊर्जा का मात्रक जूल या वाट पर सेकेंड होता है, वाट सेकेंड होता है, सॉरी। ऊर्जा का एक अन्य मात्रक क्या होता है? अर्ग या इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। तो आपको समझ में आया होगा ऊर्जा क्या होता है। अब ऊर्जा की कुछ यूनिट होती है, तो आपको ध्यान रखना है। 1 किलो कैलोरी में कितना ऊर्जा होती है? 4186 जूल ऊर्जा होती है। 1 जूल में कितनी होती है? 0.24 कैलोरी होती है। 1 किलोवाट में कितना कैलोरी होती है? तो 860 किलो कैलोरी होती है। 1 किलोवाट में कितना जूल होता है? तो 3.6 10 टू द पावर 6 जूल, 10 की पावर 6 जूल। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितने कैलोरी होती है? 2.252 कैलोरी। अब ये बहुत आईएमपी है, आपको ध्यान रखना कि 1 बोट, बीओटी का अर्थ क्या होता है? तो एग्जाम में टेक्निकल हेल्पर एग्जाम थी, उसमें पूछा गया था इसका फुल फॉर्म। 1 बीओटी का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसका मतलब होता है 1 KWH, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। 1 BOT का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये क्या होते हैं? तो 1 किलोवाट ही इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट यानी एक यूनिट। एक यूनिट को हम बोलते हैं BOT या KWH। अब KWH क्या होता है? वाट आवर्स, किलोवाट आवर्स यानी किलोवाट घंटा। प्रतिरोध में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका सूत्र होता है I स्क्वायर R इंटू टी से ज्ञात करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हमें पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा शेयर करिए, कि हम उन गरीब बच्चों को भी पढ़ा सके जो कहीं ना कहीं पैसे की क्षति या आर्थिक स्थिति की कमजोरी के कारण वो नहीं पढ़ सकते।